असली बात तो ये है कि ये जो इंडिया बना है ये बीजेपी से मुकाबले के लिए बना हुआ है। तकरीबन 42-42.5% वोट इंडिया के पास है और 34-35% वोट जो है 36% वोट के करीब करीब वो इंडिया के पास है। नंबर गेम ही तो है, असली में तो बाद में फिर 272 की ही बात होगी। इंडिया ने एक विकल्प देने की कोशिश तो की, अब वो विकल्प जो है वो कारगर होगा या नहीं होगा ये दूसरी बात है। आज से 2 महीने पहले जो स्थिति दिखाई पड़ती थी और ऐसा लगता था कि एनडीए के लिए केक वॉक है, बीजेपी के लिए केक वॉक होगा। जो शुरुआती परसेप्शन का गेम है वो इंडिया के पक्ष में आ गया है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ऐसा हुआ है कि जो परसेप्शन में इंडिया कहीं होता नहीं था वो आ गया है और जवाब देना एक तरह से एनडीए को पड़ रहा है। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए उनके लिए कि कुछ नई पार्टियों को अपने पाले में करें। एक सिंपैथी और कह सकते हैं कि एक कार्डर बेस्ड वोटर जो है वो शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के पास जाता हुआ दिखता है। महाराष्ट्र का कोई भी अनुमान लगाना मुझे लगता है मुश्किल है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक की साप्ताहिक सभा में आपका फिर से एक बार स्वागत है और इस बार बात करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए की। आप कहेंगे कोई मैच की बात कर रहा हूं। इंडिया का मतलब दो लफ्जों में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 18 जुलाई को एक नया अलायंस बना है देश में विपक्षी दलों का। इंडिया मतलब INDIA, मतलब कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये विपक्षी दलों ने, यानी कि जो पटना में 16 दल जुटे थे वो बेंगलुरु आते आते 26 हो गए और 26 लोगों ने इंडिया नाम का एक अलायंस बनाया और कहा कि एनडीए वालों अब इसकी काट ढूंढिए आप। जिस तरीके से ममता बनर्जी का भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि अब आप चैलेंज करिए। उसी रात यानी कि उसी की शाम को शुरू हुई एनडीए की मीटिंग, जहां 38 दल जुटाए गए और कहा गया कि हमारी संख्या आप पर भारी है। संख्या बल अगर अभी इस समय पार्लियामेंट में देखें तो भारी है ही है, लेकिन अलायंस पार्टनर के तौर पर भी नंबर्स को लेकर जिस तरीके की एक तरह से आपाधापी है, जल्दबाजी है, वो भी देखने को मिली है। लेकिन असली बात पकड़नी है आपको तो इत्मीनान से थोड़ा बैठकर थोड़ा सोचिए और सुनिए हम सबको, क्योंकि उसमें जरूरी ही हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कौन किस पर भारी हो सकता है। ये सारी तैयारी 2024 के लिए, अगले 10 महीने के बाद जो चुनाव होने हैं, आम चुनाव, उसको लेकर ये सब जो है हंगामेबाजी अभी से चालू हो चुकी है। तो हमारा विषय आज का यही है और हमारे साथ आज बात करने के लिए CSDS लोकनीति के प्रमुख संजय कुमार जी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर जी हैं। सर, आपका और आप दोनों का ही खूब खूब स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आप तो तमाम सर्वे कराते रहते हैं, तमाम जानकारियां आपके पास रहती हैं, इसलिए मैं आप पर एक ज़रूरी बात को लेकर आने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मिलिंद सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक नई पार्टनरशिप हुई है, बेसिकली कह सकते हैं कि 19 साल बाद यूपीए खत्म होकर इंडिया बना और 25 साल का सेलिब्रेशन, सिल्वर जुबली जो है वो एनडीए की मनाई गई। कहाँ ज्यादा मजबूती लगी थी उस दिन? देखिए, अभी मजबूती अगर आप कहें, जो क्षेत्रीय दल है वो बड़े दल एक तरह से इंडिया के पास आ गए हैं, लेकिन भाजपा अपने आप में इन सब पर भारी रही है अब तक। तो अभी तो ये कहना कि ये भारी है या वो भारी है, लेकिन अगर आप जो इंडिया का स्प्रेड देखेंगे तो वहां कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अलावा जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम मजबूत है जी। जो दूसरी तरफ हम जो एनडीए देख रहे हैं उसमें बीजेपी ही सब पर भारी है। पिछली बार उसको अकेले को ही 37% वोट मिले थे या 300 सीटें मिली थी। तो ये अभी भी, भले उसको हमने एनडीए नाम दे दिया है उधर, लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो इंडिया बना है ये बीजेपी से मुकाबले के लिए बना हुआ है और इस पर मैं चाहूंगा कि संजय जी ही प्रकाश डालें। देखिए, संख्या बल के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से लग रहा है 36-26 पर भारी है। तो एक तथ्य तो ये है कि एक तरफ 36 पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ 26 हो या 28 पार्टियां हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया है देखने का। अगर वो प्रतिशत देखते हैं 2019 के चुनाव में इन पार्टियों को, जिन्होंने या तो एनडीए का हाथ थामा है या इंडिया के पक्ष में है, अगर उनके वोट को जोड़ दें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि तकरीबन 42-42.5% वोट इंडिया के पास है और 34-35% वोट जो है 36% वोट के करीब करीब वो इंडिया के पास है। इस नजरिए से भी देखें तो अभी भी एनडीए इंडिया पर मुझे भारी होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जरूर है कि अगर हम 2019 से तुलना करें, उस समय का एनडीए, उस समय जो एनडीए को वोट मिला था और आज जो एनडीए का वोट है, उसमें 1.5-2% की गिरावट है, 2% की गिरावट है। और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आप जेडीयू को देखें, वो उनके से छिटक के दूसरी तरफ चली गई है। शिवसेना में फाड़ हो गया है, शिवसेना उनसे
दूर चली गई, एक धड़ा उनके पास आ गया है। तो किसी भी नजरिए से देखें, कम से कम मुझे तो अभी भी एनडीए इंडिया पर भारी नजर आता है। सीटों का हिसाब किताब देखें तो उसमें भी कुछ करीब 148 सीटें जो हैं वो इंडिया के पास हैं, जो अभी इंडिया बना है बेसिकली, और 300 से ज्यादा सीटें जो अभी भी एनडीए, जिसमें जेडीयू चला जाता है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल चला जाता है, जिसमें शिवसेना चली जाती है। अब तो उसके फ्रैक्शन है ना, तो उस पर भी उनके पास 300 सीटें मिली। सर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि ये नंबर गेम ही तो है, असली में तो बाद में फिर 272 की ही बात होगी, और उसमें अकेले देखें तो बीजेपी अकेले 272 को लेकर ही अपने आप पर दाव लगाएगी। नहीं देखिए अविचल, एक बात माननी पड़ेगी हमको। हम अभी 2-3 महीने पहले तक, या जब सर चुनाव को 1 साल बचा था मई में, तब तक हम ये कह रहे थे कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। मतलब लोग इसीलिए वोट डाल देंगे बीजेपी को या एनडीए को क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, और वो विकल्प विपक्ष दे नहीं पा रहा था। बार बार ये लोग कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, हम लोग भी यही बात कह रहे थे। तो ये इंडिया ने एक विकल्प देने की कोशिश तो की है। अब वो विकल्प जो है वो कारगर होगा या नहीं होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आपको मोदी को नहीं चुनना है, या आपको बीजेपी को नहीं चुनना है, एनडीए को नहीं चुनना है, तो अब तक जो हमने 2014 और 2019 में देखा कि एक तो कांग्रेस थी, और एक जो थर्ड फ्रंट या जो अलग अलग क्षेत्रीय दल थे वो कहीं कांग्रेस के साथ थे, कहीं नहीं थे। तो इन सब लोगों ने एक जवाब देने की कोशिश की है। अब ये जो जवाब है ये कारगर होगा या नहीं, ये हमें चुनाव आते आते ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको दिलाना चाहता हूँ याद, कि यही कमोबेश यही जवाब 2019 में उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ मायावती और अखिलेश यादव ने दिया था। यानी ये जो दो बड़े दल थे यूपी में, इन्होंने जब मुकाबला किया बीजेपी से, तो बीजेपी को की सीटें कुछ कम हुई, थोड़ी कम हुई, फिर भी उसकी 62 सीटें आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सब लोग अगर साथ आ जाएंगे, और जैसे संजय जी ने कहा कि भाई वहां पर अभी 42-43% वोट है और यहाँ 36% वोट है, तो ये कोई अर्थमेटिक या जो अंक गणित है उसी का खेल नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा था यूपी में जब सपा और बसपा ये भी साथ में आए, तब भी बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसने कमोवेश अपनी जो 2014 की स्थिति थी उसमें उसको नुकसान हुआ, लेकिन कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ जैसे कि आशंका थी। तो इसी नजरिए से मुझे लगता है कि इंडिया को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से हम एनडीए का जिक्र कर रहे हैं, अब एनडीए का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम शिंदे गुट को देखते हैं, वो भी एक फ्रैक्शन की पार्टी है, यानी कि शिवसेना के फ्रैक्शन है। एनसीपी में जब हम देखते हैं तो वहाँ प्रफुल्ल पटेल मौजूद होते हैं, वो भी फ्रैक्शन के साथ हैं। अगर हम पशुपति पारस और चिराग पासवान को भी देखते हैं तो वो भी फ्रैक्शन के साथ हैं। मतलब आप जो उस समय दल थे, जो बड़े दलों में अगर हम गिनती करेंगे तो वो मजबूत नहीं, मतलब एनडीए के साथ जो दल बैठे हैं वो मजबूत नहीं दिखते हैं। अगर एनडीए को देखें तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी मैं इसी के लिए कह रहा हूं। उसके सीटों को देखें, बीजेपी 303 सीटें उनके पास है, और उनका वोट प्रतिशत देखें 37% वोट है। इसके अलावा उनके पास बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, नंबर ज्यादा है लेकिन छोटी छोटी पार्टियां आप देखिए 37, और वो बढ़ के 42 होता है। जो सारी उनकी जो 35-36 पार्टियां हैं जो उनके खेमे में है, जो उनके अलायंस में है, सब मिला के 5% वोट का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, सबसे बड़ी पार्टी जो है इंडिया खेमा जो है, उसमें कांग्रेस है, उसके पास 19% वोट है, और वो 36% वोट जो है जो तमाम रीजनल पार्टियां हैं, और उसमें बड़ी बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, टीएमसी की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, ऐसी तमाम पार्टियां हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि एनडीए में एक तरफ एक बहुत बड़ी पार्टी और उसके बाद तमाम छोटी छोटी पार्टियां। अगर इंडिया की बात करें तो उसमें बड़ी पार्टी कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी के पास 19% वोट और 52-53 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन उसका स्ट्रेंथ यह है कि अलग अलग राज्यों की जो बड़ी रीजनल पार्टी है, और हमने जिक्र किया कुछ ऐसी रीजनल पार्टियों का, वो सब उनके साथ है। उधर से डीएमके है तमिलनाडु में, तो ये तमाम राज्यों की बड़ी बड़ी पार्टियां उनके साथ दिखाई पड़ती है। तो दोनों में अंतर यही है, लेकिन कुल जमा जोड़ क्या है? जोड़ यही अभी भी है, एनडीए का पलड़ा भारी है। सीटों के नजरिए से देखें, वोट प्रतिशत के नजरिए से देखें, नंबर ऑफ पार्टीज के नजरिए से देखें, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पलड़ा एनडीए की तुलना में कम है। लेकिन जिस बात का जिक्र मिलिंद कर रहे थे कि फर्क क्या आया है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्यों तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है, कि आज से 2 महीने पहले जो स्थिति दिखाई पड़ती थी और ऐसा लगता था कि एनडीए के लिए केक वॉक है, बीजेपी के लिए केक वॉक होगा, क्योंकि कोई गठबंधन नहीं था। अगर कोई गठबंधन ना हो तो बिल्कुल मुझे तो लगता है बीजेपी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
लेकिन अब एक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, 2 मीटिंगें हो गई हैं, तो कम से कम चुनाव पहले के तुलना में अब ज्यादा खुला हुआ दिखता है। बीजेपी को चुनौती मिलने लग रही है। इस वजह से बीजेपी में भी ये कवायद तेज हो गई कि भाई गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसको जोड़े जाए। यही फर्क दिखाई पड़ रहा है, मुझे लग रहा है 3-4 महीनों की राजनीति में। जो परसेप्शन का गेम है, जो शुरुआती परसेप्शन का गेम है, वो इंडिया के पक्ष में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि अब चैलेंज करिए, और वो शाब्दिक रूप से जब चला जाता है तो उस पर काफी चर्चा होने लगती है। तो मैंने सर जिस तरीके से हमने देखा कि पहली लड़ाई के रूप में, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि साल भर रह गया है, उसमें पहली लड़ाई तो ये उसी दिन लड़ी गई 18 जुलाई को एक तरीके से। अब ये जानकर था कि ये संयोग था या प्रयोग था वो अलग विषय है, लेकिन परसेप्शन की राजनीति में इस बार इंडिया आगे निकल गया। बेसिकली मैं कहूंगा कांग्रेस आगे निकल गई। ये आप कह सकते हैं अविचल। और एक आर जगन्नाथन है जो कि जिनका रुझान माना जाता है कि वो राइट विंग की तरफ रहता है। उन्होंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि कहीं ना कहीं अगर एनडीए को 38 दलों को अपने पास जुटाना पड़ा है तो वो परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को हावी करने के लिए, या कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव नजर आ रही है बीजेपी की। उसको लग रहा है कि मुझे भी अपनी शक्ति दिखानी पड़ रही है, या मुझे भी अपना कोएलिशन दिखाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया ने, क्योंकि वो एक तरह से अभी भी एनडीए ऐसा लग रहा है कि वो रिएक्ट कर रहा है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ऐसा हुआ है कि जो परसेप्शन में इंडिया कहीं होता नहीं था वो आ गया है और जवाब देना एक तरह से एनडीए को पड़ रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा संजय जी, आपसे एक पूछना चाहूंगा। जो एनडीए में की सभा हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वोट शेयर जो है एनडीए का 38% था 2014 में, फिर वो पिछली बार 45% तक चला गया और इस बार 50% जाएगा। अभी का जो आपने आंकड़ा बताया कि 42-43% पर अभी का एनडीए है और इंडिया जो है वो 34-35% पे है। तो अगर इंडिया को जीतना है तो या इस अंतर को क्या पाटना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा कि हमको लगेगा कि एनडीए बहुमत से दूर हो जाए? निश्चित रूप से आपको एनडीए के वोट से आगे निकलना पड़ेगा। उससे आगे निकलने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो अपने गठबंधन में, अपने खेमे में, इंडिया के पाले में कुछ और नई पार्टियों को जोड़ा जाए। अभी तमाम ऐसी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां हैं, आंध्रा की पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है, उड़ीसा की पार्टी है, जिन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले, वो किसी की तरफ नहीं है। तो 2 तरीके हैं। या तो पहला, आपको वोट प्रतिशत आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको एनडीए को हराना है, एनडीए के पास 42 है, आपके पास 36 है, आपको 36 से बढ़ाकर उसे 42 से पार ले जाना होगा। पार ले जाने के लिए या तो आप नैरेटिव ऐसा बनाएं, ऐसा कैंपेन करें लोगों के बीच में। अगर आपको कोई आक्रोश दिखाई पड़ता है तो उनको अपनी ओर मोबिलाइज करने की कोशिश करें और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई आक्रोश दिखाई पड़ता है जिससे वो 7-8% वोट बढ़ा पाएंगे इसी गठबंधन के सहारे। तो शायद स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए उनके लिए कि कुछ नई पार्टियों को अपने पाले में करें। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट प्रतिशत भी 50 पार करना चाहिए, एनडीए का वोट 50% से पार जाना चाहिए। मुझे लगता है वो भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता अनलेस अनटिल आप कुछ नई पार्टियों को, ये जो तमाम पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जो अनअटैच्ड हैं, अगर वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, एनडीए की तरफ आ जाते हैं, तब तो संभावना है बीजेपी का वोट, एनडीए का वोट और बढ़ेगा। उनके आए बिना मुझे नहीं लगता, मुझे उनका वोट बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो बात हम चर्चा एनडीए और इंडिया की कर रहे हैं और उनकी चर्चा नहीं हो रही है जो अनअटैच्ड है। जो तेलंगाना में जो बीआरएस है या टीडीपी है या वाईएसआर कांग्रेस है या बीएसपी है या बीजेडी है, आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि ये सब मिला के इनके पास भी 63 सीटें, 62 या 63 इनके पास भी सीटें हैं। तो ये अभी कहीं पर भी नहीं है और ये भी शायद वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन सर मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राज्य रहा है, मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो उसको सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात में हराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऐसे राज्य जहां पर कहीं कोई निडल हिलते हुए नजर नहीं आ रही है। तो क्या बिना मायावती के समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, क्या ये कोई डेंट लगा सकते हैं यूपी में या नहीं लगा सकते? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बिना मायावती के, अगर मान लीजिए ये गठबंधन हो जाता है
जिसमें समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है और तमाम छोटी छोटी 2-4 पार्टियां और भी जुड़ जाएं और बीएसपी ना शामिल हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन के लिए ये संभव हो पाएगा कि एनडीए को या बीजेपी को यूपी में परास्त कर सके। बीएसपी का वोट प्रतिशत गिर रहा है। बीएसपी जिस तरह से एक बड़ी पार्टी थी, अब उतनी बड़ी पार्टी दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी बीएसपी के पास कम से कम 12 से 14% वोट है और ये वोट ज्यादातर ऐसे वोट हैं जो मान लीजिए हाइपोथेटिकली बीएसपी ना हो तो ये ज्यादातर वोट शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में आते हैं। तो ये जो बीएसपी को जो 10, 12, 14% वोट आएंगे, ये समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों का नुकसान होगा। तो बीएसपी को लाए बिना मेरे आकलन तो यह है कि बीएसपी को अपने खेमे में लाए बिना समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी को या एनडीए को यूपी में चैलेंज नहीं कर सकती। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात एक अलग तरह का राज्य है। गुजरात की 26 सीटें बीजेपी ने सिर्फ बड़ी मार्जिन से नहीं जीती थी, उनका वोट प्रतिशत 50% से ऊपर था। कई कंस्टिट्यूएंसी में तो उनके वोट प्रतिशत 60 से ऊपर है, 58, 57, 56, 62, 64। तो मान लीजिए वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर भी लिया तो भी इन 26 सीटों पर बीजेपी को हरा पाना आसान नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा हो, एक वेव हो बीजेपी के खिलाफ। ऐसा होता हुआ तो आज कम से कम मिलिंद जी चुनाव के 10 महीने पहले मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो अविचल मैं 2 और कमेंट लेना चाहूंगा संजय जी से, हम आगे बढ़े उससे जी। पहले। संजय जी, अब यूपी की आपने बात बता दी, जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर जो 2019 में गठबंधन था वो 2023 में नहीं दिख रहा। अब 2024 तक ये गठबंधन रहेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी साथ आ गए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अब अवाम मोर्चा है या लोक जनशक्ति पार्टी है, ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया है। तो बिहार में क्या होगा, किस ये इंडिया का कोई फायदा होगा वहां पर, या वहां पर भी एनडीए पारी रहेगा? देखिए, हमेशा मैं कहता हूं तुलना पहले से करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 2019 से तुलना करें, निश्चित रूप से इंडिया भारी है 2019 की तुलना में, लेकिन इस वक्त ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि शायद एनडीए जो इंडिया की जो टीम बिहार में होगी, जिसमें आरजेडी है और जेडीयू है, तो ये बहुत एक तरह से मजबूत स्थिति में होगी। उसके साथ कांग्रेस भी है, लेफ्ट की छोटी छोटी पार्टियां हैं और ये तुलना की जा रही है कि 2015 में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था और बीजेपी को हराया था, उसी तरह का प्रदर्शन वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पलड़ा तो भारी है, लेकिन लड़ाई मजबूत है। लड़ाई एक कह रहा हूं कि मजबूत लड़ाई होने वाली है एनडीए और इंडिया के बीच में। कम से कम बिहार में जो मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक तरफ इंडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है बिहार में कि वो बिल्कुल बिहार की 40 सीटों को स्वीप कर देगी, 40 में से कोई 30 सीटें जीत जाएगी। ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कांटे का टक्कर होने वाला है बिहार में इंडिया और एनडीए के बीच। पर अगर संजय जी, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो 39 सीटें, पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। तो ये मतलब यहाँ पर जो नुकसान अगर उठाना पड़ेगा तो वो एनडीए को ही उठाना है, इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। अगर आप उस तरह से देखें कि बिल्कुल एनडीए को ही नुकसान होगा। 39 से नीचे जाना ही जाना है एनडीए को। लेकिन अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी को मुझे बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी के पास 17-18 सीटें थी। तो लेकिन एनडीए को निश्चित रूप से नुकसान है बिहार में। इससे तो मतलब दो मत हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि 39 सीटें, 40 में 39 जीत चुकी थी एनडीए को 39 से नीचे जाने के पूरे आसार हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिल्कुल गुजरात का अपोजिट है। गुजरात में बिल्कुल मुझे लगता है, वैसे तो 26 से वो नीचे जाने की पूरी मतलब वो नीचे ही जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन वहां ऐसी दिखाई नहीं पड़ती स्थिति। बिहार में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती। तो अब आखिरी मेरा जो सवाल है महाराष्ट्र के बारे में सर जी। महाराष्ट्र में चूंकि हमने देखा कि पिछले साल भर में जो मतलब महाराष्ट्र में भी बिहार जैसी स्थिति थी, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का एक अलायंस आज से करीब 1 साल पहले तक था, वो काफी मजबूत लग रहा था। उसके बाद 2 डेवलपमेंट हो गए, पहला तो शिवसेना में टूट हो गई और अब एनसीपी में टूट हो गई। तो क्या अब जो ऑपोजिशन है, जो इंडिया टीम है और वर्सेस एनडीए है, इसमें अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसमें? महाराष्ट्र का कोई भी अनुमान लगाना मुझे लगता है मुश्किल है, और मुश्किल इसी के लिए भी है क्योंकि चुनाव आते आते तक अभी बहुत उलटफेर होने की गुंजाइश है।
मुझे लगता है एनडीए का पलड़ा अभी तो भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर अब शिवसेना और एनसीपी की बात करें तो दोनों का बड़ा धड़ा इनके साथ है। तो अभी तो ये दिखता है कि इनका धड़ा मजबूत है, वोट प्रतिशत के हिसाब से देख लें, सीटों के हिसाब से देख लें, लेकिन हम कहते हैं एक ओवरसाइज्ड कोलिशन, जब तो ये ओवरसाइज्ड कोलिशन हो गया, इतने लोग, दमदार लोग एक साथ जमा हो गए हैं कि चुनाव के वक्त टिकट के बंटवारे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर के मतभेद होने की संभावना पूरी होगी, और उस वक्त मुझे लगता है कि एक बार फिर उलटफेर काफी दिखाई पड़ेंगे। तो इस वक्त एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के वक्त कुछ कॉम्बिनेशंस वहां और बदलने वाले हैं। मेरा इस पर यही कमेंट है कि जैसे हमने बिहार की बात की, यहाँ पर भी 42 सीटें, 48 में से 42-43 सीटें एनडीए के पास थी। तो अगेन यहाँ पर भी एनडीए को अपना किला बचाना है एक तरह से, मतलब ये बिल्कुल एनडीए को, देखिए वैसे तो कई राज्य हैं जहां एनडीए को ही किला बचाना है, चाहे वो बंगाल की भी बात करें 18 सीटें थी, बिहार की बात कर ली, महाराष्ट्र की बात कर ली, कर्नाटक की बात कर ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम राज्य हैं जहां उनको अपना किला बचाना है। तो क्योंकि अब 2019 के लोकसभा चुनाव में अद्भुत प्रदर्शन था, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को और 360 सीटें लगभग एनडीए को, वोट प्रतिशत 42-44%। तो किला तो बचाना इनको, ये चैलेंज बीजेपी के लिए है। क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र किया तो आपने बताया कि अभी अगर देखें तो आधारिक रूप से अगर देखें, चाहे नंबर्स हैं चाहे वोट प्रतिशत है, वो एनडीए के पास, वर्तमान एनडीए के पास भारी दिखता है। लेकिन हमने देखा कि अभी 2 रोज 4 रोज पहले जो सर्वेज हुए हैं, चाहे वो हमने देखा कि सी वोटर का सर्वे या सकाड़ का सर्वे, उसमें साफ तौर पर एक सिंपैथी और कह सकते हैं कि एक कार्डर बेस्ड वोटर जो है वो शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के पास जाता हुआ दिखता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही सर्वे जो हैं पहले भी जनवरी में किए गए थे, तब भी उनकी एक तरह की सिंपैथी या कहें कि उद्धव ठाकरे के साथ थी, या शिवसेना असली वही माना जा रहा था। तो वो एक इंडिया के पास प्लस पॉइंट है। ये जो बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि एक सिंपैथी फैक्टर उद्धव ठाकरे के पक्ष में, एक सिंपैथी फैक्टर शरद पवार के पक्ष में होगा, लेकिन सिंपैथी की एक सीमा होती है। ये सिंपैथी फैक्टर आज है, चुनाव के दिन होगा या नहीं होगा, इस पर मैं बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, क्योंकि उस वक्त सबको अपनी रोटी सेकनी है, सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सहानुभूति मेरी है शरद पवार के साथ, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन जीतने की स्थिति में उनकी टीम नहीं है, इसी के लिए मैं वोट दूसरे को दूंगा। सहानुभूति भले ही मेरी शरद पवार के साथ हो, तो सहानुभूति होना और किसी के पक्ष में वोट देना वो एक अलग बात हो सकती है। तो हो सकता है वो सर्वे ये दिखा रहे हो कि भाई पलड़ा उनका भारी हो, मैं नहीं मानता हूं कि उनका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है एनडीए का, मुझे दिखाई पड़ता है। तमाम ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ममता बनर्जी ये कह देती कि साहब वाम दल ये कह देते हैं कि साहब ममता बनर्जी ये भूल जाएं कि हम उनके हिसाब से चलेंगे। इसके साथ साथ अगर देखें कि अन्य राज्यों में भी ये उठापटक तो बरकरार रह सकती है। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में जो संजय जी ने बात की, मुझे लगता है कि जो तोड़फोड़ भी हुई है या जो दल बदल भी हुआ है, तो उसमें लोकसभा को नजर में रखते हुए ये किया जा रहा है। मतलब बीजेपी का निशाना इस समय लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर है। तो वहां पर हमने 2019 में भी देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, एनडीए ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी बहुत, मतलब उन्होंने सरकार बना ही ली जैसे तैसे, मतलब उनका कोई सुपड़ा साफ नहीं हो गया था। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वैसा विधानसभा का नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये जो सिंपैथी और जो सर्वे भी जो हुए हैं सरकार का खास करके, वो विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो बीजेपी का शायद निशाना इस समय ये है या उसका लक्ष्य ये है कि हम लोकसभा चुनाव पहले ठीक कर लें, विधानसभा को बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोकसभा चुनाव में जो संजय जी कह रहे हैं कि एनडीए का पलटा वहां पर भारी रह सकता है, पहली बात। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि ये अलग अलग राज्यों में जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, तो ये तो बात अब बिल्कुल बात सही है कि बंगाल में कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब हो सकता है कि बीजेपी को एक तरह से फायदा भी मिल जाए, क्योंकि मान लीजिए बंगाल में, जहां तक संजय जी और बेहतर बताएंगे सवाल पर, कि तो कांग्रेस और लेफ्ट की भूमिका एक तरह से वो ऑपोजिशन का वोट काटती थी, मतलब ममता का विरोधी जो होता था उसका वो वोट काटती, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं वो बीजेपी को होता था।
या मतलब फायदा अगर आप कहें उसको टीएमसी को होता था। तो मुझे नहीं पता कि अगर ये तीनों दल एक साथ लड़ते हैं या इवन केरल में अभी तो मान लीजिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेफ्ट और वहां पर बीजेपी की कोई जगह ही नहीं है। तो क्या इससे संजय जी आपको लगता है कि अगर ये तीनों पार्टियां लेफ्ट कांग्रेस, मैं भी बंगाल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी साथ में लड़ेंगे तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। अगर एक मोटा सा अनुमान लगाऊं तो मुझे लगता है बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें आई थी 2019 में। जी ये तो निश्चित है बीजेपी सिंगल डिजिट में चली जाएगी। और कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि अगर बीजेपी की सीटें 6, 7, 8 में सिमट के रह जाए। तो अगर तीनों साथ लड़ेंगे तो भारी नुकसान होने की गुंजाइश है। इंडिया वर्सेस एनडीए में ये कहना नहीं हो पाएगा कि कौन कितना आगे होगा, लेकिन हाँ ये एक जो बड़ी पिक्चर या कह सकते हैं कि जो सीधी सीधी बात है उसमें परसेप्शन जो है, परसेप्शन गेम में कहीं ना कहीं इंडिया आगे दिख रही है, लेकिन ये कब तक आगे हो सकती है, क्या मोमेंटम यही बरकरार रह सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार इस साप्ताहिक सभा में जुड़ते हैं, उन सभी का खूब खूब शुक्रिया और आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास।